का स्थापना कब हुआ? तो आप कहिएगा गुरुजी सार्क का जो स्थापना हुआ था वह 1900 कितना में हुआ था? 85 में। 1900 कितना में हुआ था? 85 में। सार्क का स्थापना कब हुआ बताइए जल्दी से? तो 1900 कितना में? 85 में हुआ। जल्दी से बताइए। दूसरी बात देखिए, आपको पता है कि ये जो सार्क है, इस सार्क में सदस्य जो देश था पहले काय गो था? 7 गो था। लेकिन अभी शुरुआत अभी जो है फिलहाल में एक और देश जुड़ गया, जिस देश का नाम अफगानिस्तान है। जिस देश का नाम क्या? अफगानिस्तान। और ये कब जुड़ा? 2007 में। अभी टोटल देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आप कहिएगा गुरुजी 8 गो है। काय गो है? सदस्य देशों की संख्या काय गो है? 8 गो है। और देखिए एक बात आपको याद रखना है, इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहला जो क्या हुआ, पहला जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी कहां हुआ था बताइए जल्दी से? बांग्लादेश की राजधानी कहां पे हुआ था? ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी कहां हुआ था? ढाका में। और बताइए सार्क का मुख्यालय कहां है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सार्क जो है, इस सार्क का मुख्यालय कहां है? तो आप कहिएगा गुरुजी ये सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी कहां पे है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी कहां पे है? काठमांडू में। इस सार्क का कौन चीज है? मुख्यालय है। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। आपको क्या करना है? याद रखना है। तो क्या आपको ये बातें समझ गए? तो देखिए दक्षेश का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहां? ढाका में पहला जो है शिखर सम्मेलन हुआ था। इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? कितने मौलिक अधिकार है? तो आपको पता है ना, भारत के नागरिक को जो है 6 गो मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला देखिए, पहला कौन मौलिक अधिकार प्राप्त है बताइए जल्दी से? पहला देखिए आपको पता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो आप कहिएगा 14 से 18 तक में। दूसरा देखिए मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार का नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से कितना तक में है? 22 तक में है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के कौन चीज? शोषण के क्या बोले? विरुद्ध क्या है? अधिकार है। शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला देखिए कौन अधिकार है? आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता। आपको कौन स्वतंत्रता है? धार्मिक क्या है? स्वतंत्रता है। धार्मिक कौन चीज है? स्वतंत्रता है। आपको पता है इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में है। 25 से लेकर के कौन चीज है? 28 तक में। आपको पता है अगला जो है, आपको अगला जो मौलिक अधिकार है वो अल्पसंख्यकों, अगला जो मौलिक क्या है? अधिकार है। अगला जो मौलिक क्या अधिकार है? अल्पसंख्यक जो है, अल्प जो क्या है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं कौन चीज है? संस्कृति का क्या है? अधिकार है। संस्कृति का क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 में। और अगला मौलिक अधिकार है जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक जो है, संवैधानिक क्या बोले? उपचारों का अधिकार। उपचारों का क्या है? अधिकार है। इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 32 में है। और इसी के तहत यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आप कहिएगा 6 गो। क्या गो है? 6 गो है। इस चीज को आपको याद रखना। क्या गो है? 6 गो है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या आपको ये सब बातें समझ में आ रहा है ना? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अपना लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस अगला क्वेश्चन की तरफ अपना लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोले कि नाटो कितने राज्य से संबंधित है? राज्य का मतलब कितने देश से संबंधित है? राज्य का मतलब कितने देश से क्या है? संबंधित है। आपको पता होगा इस नाटो की स्थापना कब हुआ? तो आप कहिएगा गुरुजी इस नाटो का जो स्थापना हुआ था, ये तो स्थापना कब हुआ था? ये स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। किसने किया इस नाटो की स्थापना? तो आपको पता होगा ये अमेरिका का सैनिक संगठन है। ये अमेरिका का कौन संगठन है? सैनिक संगठन। ये अमेरिका का कौन संगठन है बाबू? तो ये अमेरिका का कौन संगठन है? आप कहिएगा गुरुजी ये सैनिक संगठन है। ये अमेरिका का कौन चीज है? सैनिक संगठन है। ये शीत युद्ध के समय क्या किया गया था? बनाया गया था। सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध के समय ये क्या किया गया था? बनाया गया था। और देखिए शुरुआती दौर में कितने देश ने इनको मिल करके क्या किया था? बनाया था। तो आपको पता होगा 12 गो देश। काय गो देश? 12 देश मिल करके इनको क्या किया था? बनाया था। इस चीज को याद रखिए। काय गो देश मिलकर बनाया था? 12 देश इसको क्या किया था? मिल करके क्या किया था? बनाया था। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या
क्या आपको ये बातें समझ में आ रहा है? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अपना लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए ऑपरेशन स्टार्म संबंधित है, ऑपरेशन स्टार्म या ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म ये संबंधित है। आपको एक बात तो हमने आपको बताया कि देखिए एक देश है जिस देश का नाम है इराक, एक देश है जिस देश का नाम क्या है इराक, और ईरान एक देश है जिस देश का नाम क्या है ईरान, और उसी का पड़ोसी है एक देश है जिसका नाम है इराक। क्या नाम है? इराक नाम है। क्या नाम है? इराक नाम है। एगो का नाम ईरान और एगो का नाम इराक। और यहां पर जो है नीचे में जो एक देश है, जो छोटा सा देश है जिसका नाम है कुवैत। क्या नाम है? कुवैत। तो आपको हमने बताया कि इराक पर कुवैत क्या किया था? कब्जा कर लिया था। कौन सी किया था? कब्जा किया था। आपको पता है कुवैत क्या किया था? कब्जा किया था। और कुवैत को बार बार कहने पर भी जो है, यानी कि इराक को बार बार कहने पर भी कुवैत पर जो है अपना अधिकार नहीं छोड़ा। तब जो है यूएनओ, जो कौन सी बोले, यूएनओ जो है किसको कहा? अमेरिका को कहा कि देखिए इस पर कुछ ध्यान दीजिए, इस पर कुछ क्या किए? ध्यान दीजिए। तब अमेरिका जो है 34 देशों के साथ मिलकर के, 34 देशों के साथ कौन सी करके, मिल करके जो है कुवैत पर क्या किया? कुवैत पर जितने भी इराक के सेना और है सबको मार मार करके क्या किया? भगा दिया और कुवैत को क्या किया? आजाद करवाया। इसको खाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसको कौन सी का युद्ध कहा जाता है? इसको खाड़ी का युद्ध के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इस चीज को याद रखें। इसको कौन युद्ध? इसको खाड़ी के युद्ध के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। कौन युद्ध के नाम से जानते हैं? खाड़ी के युद्ध के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आ रहा है? किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है? क्या क्वेश्चन बन रहा है ना? बताइए क्या क्वेश्चन बन रहा है ना? किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन ये सब बन रहा है, किसी तरह का आप लोगों को दिक्कत नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, किस घटना के बाद सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ अस्तित्व में आया? आपको पता है कि इसी सोवियत संघ को अपना लोग क्या कहते हैं? यूएसएसआर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएसएसआर। और इसमें कितने गणराज्य था? 15 गणराज्य मिलकर के यूएसएसआर बना हुआ था। कितने गणराज्य? 15 गणराज्य मिलकर के यूएसएसआर बना था। लेकिन किस घटना के बाद सोवियत संघ जा रहा आवाज आप लोगों को? जल्दी से बताइए एक बार, आवाज जा रहा है आप लोगों को? किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आवाज जा रहा है आप लोगों को? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग को आवाज जा रहा है? जा रहा है आवाज? देखिए एक बात आप लोग को कहना है, एक चीज आप लोग को कहना है यहां पर। देखिए 1 मिनट का आप लोग के पास समय है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास को छोड़ दिए हैं। 1 मिनट में जो है आप अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। बस लेकिन आपके पास 7 सेकंड का टाइम है और 7 सेकंड में एक बार जो है आप अपने दोस्तों के पास जो है क्लास को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। समझे कि नहीं? एक बार गुरुजी का बात मानिए, समझे कि नहीं? एक बार गुरुजी का बात मान करके आप अपने दोस्तों के पास एक बार जल्दी से क्लास को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। समझे कि नहीं? एक बार जल्दी से आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से एक बार क्लास को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए। तो एक बार जल्दी से आप लोग, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से कीजिए। नैना परवीन, वहां पर खाड़ी का युद्ध होगा, आपको जो बताया जा रहा है वो समझिए। समझ गए? चलिए बताइए, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कीजिए। आपके पास क्या है, समय है। आपके पास क्या है, समय है। एक बार जल्दी से बताइए। जल्दी से 1 मिनट में आप क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जल्दी से बाबू कीजिए। सब कुछ सही जा रहा है? आवाज और सब कुछ सही है ना? एक बार जल्दी से बताइए, आवाज सब सही है? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? यदि सही है तो आप जो है एक बार इस इमोजी को भेजिए। एक बार इस इमोजी को भेजिए और लिखिए यस गुरुजी, आवाज और सब कुछ क्या है, सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, सब कुछ सही है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहां पर, किस घटना के बाद सोवियत संघ क्या हुआ, अस्तित्व में आया? तो समाजवादी क्रांति के बाद आया। कौन क्रांति के बाद? समाजवादी जो क्रांति है, इस समाजवादी क्रांति के क्या हुआ, बाद आया। इस चीज को आपको क्या करना, याद रखना। कौन क्रांति? समाजवादी जो क्रांति है, इस समाजवादी क्रांति के क्या आया, बाद आया। इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सोवियत संघ के विघटन यानी कि विखंडन यानी कि टूटने के बाद कौन अकेली महाशक्ति बन गया? आपको पता है कि सोवियत संघ का
विखंडन जो हुआ, सोवियत संघ जो टूटा, सोवियत संघ जो क्या हुआ, टूटा। ये सोवियत संघ कब टूटा? 1991 में। सोवियत संघ कब टूटा? आप कहिएगा गुरुजी 1991 में सोवियत संघ में जो है, सोवियत संघ जब टूटा तो 15 नए देश का जन्म हुआ। 15 नए जो है देश का क्या हुआ, देश का क्या हुआ, जन्म हुआ। इस चीज को याद रखिए। और दुनिया में जो है पहले दो महाशक्ति हुआ करता था, एक सोवियत संघ हुआ करता था, एक आपको अमेरिका हुआ करता था। एक जो है सोवियत संघ और एक क्या हुआ करता था, अमेरिका हुआ करता था। तो अब देखिए सोवियत संघ के विखंडन होने के बाद यानी कि टूटने के बाद अकेला एक महाशक्ति बना जिसका नाम क्या है, अमेरिका। एक अकेला एक महाशक्ति बना बचा दुनिया में जिसका नाम क्या है, अमेरिका है। इस चीज को याद रखिए। और इसके बाद जो है अमेरिका का प्रभुत्व हो गया, अमेरिका का क्या हो गया, पूरे दुनिया पर प्रभुत्व हो गया। एक तरफा एक ध्रुवीय विश्व का तब क्या हुआ, निर्माण हुआ। एक ध्रुवीय जो है, एक ध्रुवीय विश्व का क्या हुआ, निर्माण हुआ। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब पूरे दुनिया में जो है एक ही देश का दबदबा था, जिस देश का नाम क्या है, अमेरिका। जिस प्रकार से देखिए अमेरिका जो है वेनेजुएला एक देश है, उस देश के राष्ट्रपति को क्या किया, उठा लिया। कल जो है यानी कि कल परसों की घटना है, वहां पर क्या किया, वहां के राष्ट्रपति को क्या किया, यानी कि किडनैप करके वहां से उसके देश से उठा करके अपने देश में अमेरिका ले आया। उस राष्ट्रपति को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसके साथ साथ उसके पत्नी को भी क्या किया, उठा लिया। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये तानाशाही है। ये क्या है, तानाशाही है। और इस यानी कि ये महाशक्ति को क्या करता है, दिखाता है कि मेरे पास क्या है, पावर है, मेरे पास क्या है, शक्ति है। समझ गए कि नहीं, क्या है, शक्ति है। इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। क्या अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता? अमेरिकी आधिपत्य का मतलब अमेरिका का दबदबा। अमेरिका आधिपत्य का मतलब क्या हुआ, अमेरिका का दबदबा। आधिपत्य का मतलब क्या बोले, अमेरिका का दबदबा। अमेरिका का क्या बोले, दबदबा। अमेरिका का दबदबा जो है कब से बढ़ा, जब शीत युद्ध खत्म हुआ। जब शीत युद्ध क्या हुआ, खत्म हुआ। तो शीत युद्ध जैसे खत्म हुआ, आपको पता है शीत युद्ध कब खत्म हुआ, तो 1991 में 1991 में सोवियत संघ खत्म होने के बाद शीत युद्ध जैसे ही खत्म हो गया, खत्म होने के बाद दुनिया में जो है किसका आधिपत्य, किसका दबदबा था? तो आप कहिएगा गुरुजी जो है किसका दबदबा था, तो यानी कि किसका दबदबा था, तो आपको कहना है यानी कि अमेरिका का आधिपत्य था, अमेरिका का दबदबा था। तो अमेरिका के आधिपत्य के रूप में कौन जाना जाता है? 1960 के काल को नहीं, शीत युद्ध के काल को, वहां पर दो गो आधिपत्य था, दो गो दबदबा था, वहां पर अमेरिका का आधिपत्य नहीं था। 1980 के बाद नहीं, शीत युद्ध के बाद के जो काल होता है यह अमेरिका का आधिपत्य वाला काल है। यह अमेरिका का कौन चीज है, आधिपत्य वाला काल है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। बातें समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ का पूर्ण रूप से कब भंग हो गया? बस समझ, भंग का मतलब क्या हो गया, टूट गया। बस समझ रहे, भंग का मतलब क्या हो गया, कब टूट गया। सोवियत संघ पूर्ण रूप से, पूरा रूप से जो है कब क्या हुआ, भंग हो गया, टूट गया। तो आपको पता है 1991 में जो है सोवियत संघ पूर्ण रूप से क्या हो गया, विघटित हो गया। पूर्ण रूप से क्या हो गया, विघटित हो गया। और एक बात आप बताइए कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति का नाम क्या है? सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति था, अंतिम क्या है, अंतिम जो राष्ट्रपति है, इस अंतिम राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आपको पता होगा इसका अंतिम राष्ट्रपति का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम है, मिखाइल क्या नाम है, गोर्बाचेव। मिखाइल क्या नाम है, गोर्बाचेव नाम है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था कौन नियंत्रित करता है? सोवियत जो व्यवस्था है यह समाजवादी व्यवस्था को अपनाया था। कौन व्यवस्था को, समाजवादी व्यवस्था को, समाजवादी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया था, अपनाया था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है बाबू, तो आपको पता है कि जितने भी चीजें हैं, जितने भी उत्पादन के साधन है, जितने भी उत्पादन की चीजें हैं, सब पर किसका अधिकार होता है, राज्य का होता है। राज्य का मतलब उस देश का होता है। किसका होता है, उस देश का होता है। इस चीज को याद रखिए, किसका होता है, राज्य का होता है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अपना लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रभावित की जाती है? शॉक थेरेपी, एक बात आपको याद रखना, प्रस्तावित की जाती है। शॉक थेरेपी जो है यानी कि पूंजीवादी, ये देखिए ये जो शॉक थेरेपी है ये पूंजीवादी विचार यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था उसी को प्रस्तावित करता है। पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था को क्या करता है, प्रस्तावित करता है। इस चीज को याद रखिए। कौन, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, अचानक अपने अर्थव्यवस्था को क्या कर देना, बदल देना। जैसे देखिए सोवियत संघ किया था, जैसे क्या किया था, सोवियत संघ क्या किया था, यानी कि शॉक थेरेपी अपनाया था। उसका पहले जो सोवियत संघ का जो आपको अर्थव्यवस्था था वह समाजवादी था, लेकिन ये समाजवादी से तुरंत क्या किया था, पूंजीवादी कर लिया था। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सोवियत व्यवस्था अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों
खो दी? सोवियत का जो व्यवस्था है इतनी जल्दी अपनी लोकप्रियता क्यों खो दिया? सोवियत का जो व्यवस्था है अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दिया? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि वहां पर अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गया था। पूरा नौकरशाह का दबदबा था, वहां पर अधिनायक वाला व्यवस्था था, इसीलिए वो अपनी लोकप्रियता क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसीलिए अपनी लोकप्रियता वहां पर क्या किया? खत्म कर दिया। इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य का नाम बताइए। सोवियत संघ उत्तराधिकारी राज्य का मतलब क्या होता है? देश। सोवियत संघ का जो है उत्तराधिकारी यानी कि उसको लीड करने वाला जो देश है उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम आपको पता होगा, रूस है। सोवियत संघ को लीड कौन करता था? रूस करता था। इस चीज को याद रखिए। कौन करता था? रूस करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? बताइए। भारत और बांग्लादेश के बीच जो लड़ाई होता है, जो झंझट होता है, वो जो विवाद होता है, वह विवाद होने का मुख्य मुद्दा क्या है? तो आपको कहना है विवाद जो होता है वह जल विवाद के कारण, जल के कारण होता है। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक जो है समझौता हुआ है, जल समझौता, जिसको कहते हैं फरक्का समझौता। कौन समझौता? फरक्का। फरक्का जो है जल समझौता हुआ है। फरक्का क्या हुआ है? जल समझौता। और ये फरक्का जल समझौता कब हुआ है? तो आपको कहना है 1900 कितना में हुआ है? 96 में। 1900 कितना में? 96 में। भारत और किसके बीच हुआ है? तो आपको कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। और ये कितने वर्ष के लिए हुआ है? तो 30 वर्ष के लिए हुआ है। कितने वर्ष के लिए? 30 वर्ष के लिए हुआ है। ये जो समझौता है ये समझौता खत्म होने वाला है। इस चीज को याद रखिए। गंगा नदी के जो पानी है इसके बंटवारा को लेकर के, गंगा नदी का जो पानी है उसके बंटवारा को लेकर के ये समझौता हुआ। इस चीज को याद रखिए। समझे कि नहीं? ये क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या आपको ये बातें समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध के विवाद का मुद्दा क्या है? देखिए क्या बोले कि 1948 में, वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होते रहता है, लड़ाई होने का बहुत सारे रीजन है। देखिए आतंकवादी भी है, आपको सीमा विवाद भी है, कश्मीर भी है, इनमें से सभी है। सभी के कारण से जो है यानी कि ये सभी के वजह से, सभी जो है सभी चीजें की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है? लड़ाई होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है? लड़ाई होता है। लेकिन देखिए यहां पर 1948 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ, इस विवाद का जो मुख्य मुद्दा है, इस विवाद का जो क्या है? मुख्य मुद्दा है वो आपको जम्मू कश्मीर है। कौन चीज है? जम्मू कश्मीर को लेकर के हुआ। काहे कि जम्मू कश्मीर जो है यानी कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में भारत कहता था कि मेरा है और पाकिस्तान कहता था कौन चीज है? मेरा है। जिसके वजह से क्या हुआ? 1948 में क्या हुआ? युद्ध हुआ भारत और किसके बीच? तो आपको पता होगा भारत और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? ये युद्ध हुआ। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना। बातें समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोले, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? जातीय संघर्ष का मतलब श्रीलंका में दो के बीच लड़ाई होता था। एक सिंगली, एक किसके बीच? एक सिंगली और दूसरा कौन सी? तमिल के बीच क्या होता था? लड़ाई होता था। आपको पता है तमिल के बीच क्या होता था? लड़ाई होता था। ये सिंगली जो है तमिल को कोई जो है अधिकार देना नहीं चाहता था, इसीलिए तमिल सब एक उग्रवादी संगठन बना लिया जिसका नाम क्या था? लिट्टे। क्या नाम है? लिट्टे। अब देखिए क्या किया भारत जो है, इस पर जो है भारत जो है इस जातीय संघर्ष को कम करने के लिए श्रीलंका में जो है भारत की सरकार ने अपनी शांति सेना भेजा। अपना कौन सेना भेजा? शांति सेना भेजा। समझे कि नहीं? यानी कि ये विवाद को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए एक सेना भेजा, जिस सेना का नाम क्या है? शांति सेना। और ये शांति सेना कब भेजा? तो आपको पता होगा 1900 कितना में? 87 में। 1900 कितना में? 87 में। तब देखिए क्या बोले कि पहले श्रीलंका में युद्ध होता था सिंगली और तमिल के बीच। जैसे शांति सेना गया तो भारत की जो सेना है उसके बीच और इसके बीच क्या होता था? लड़ाई होता था। तमिल वाला सब सनक गया, तमिल वाला को दिक्कत हो गया। यानी कि ये लिट्टे जो ग्रुप है, इस लिट्टे ग्रुप को क्या हो गया? दिक्कत हो गया। कहा देखिए भारत जो है मेरा साथ नहीं दे रहा, हम भी भारत के रहने वाले हैं, भारत जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है, बस मेरे विरोध में जो है यहाँ पर शांति सेना को क्या किया है? खड़ा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? दिक्कत है। इसीलिए लिट्टे जो है 1991 में, 1900 कितना में? 91 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसका नाम क्या है? राजीव गांधी का हत्या करवा दिया। समझे कि नहीं? राजीव गांधी का क्या किया? हत्या करवा दिया। और यह हत्या कब किया करवाया? 1991 में। और कौन करवाया? लिट्टे करवाया था। इस चीज को याद रखिए। कौन करवाया था? लिट्टे। यही जो है ना, यही जो है मेन विवाद था। इस चीज को याद रखिए। और शांति सेना कब भेजा? 1900 कितना में? 87 में। और 2 साल के बाद उसको वापस भी क्या किया? बुला लिया। समझे कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? यूनिसेफ जो है इसका मुख्यालय कहां है? तो आपको पता होगा कि ये जो यूनिसेफ है, ये जो क्या है? यूनिसेफ है, इसका मुख्यालय अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में। चलिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये जो विश्व बैंक है, ये कौन बैंक है? ये जो आपको विश्व बैंक है, ये कितना कौन बैंक है? विश्व बैंक है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना जानते हैं आपको 1944 में हुआ। इसका स्थापना कब हुआ? 1944 में। और ये विश्व बैंक क्या करता है? दुनिया को लोन देता है, हर एक देश को क्या
करता है, लोन देता है, समझे कि नहीं, क्या करता है, लोन देता है, कर्जा देता है, कौन सी करता है, कर्जा देता है। लेकिन देखिए इसका जो ब्याज का रेट होता है ना, इसका जो ब्याज का क्या होता है, रेट होता है, वो कम होता है। इसका ब्याज का रेट क्या होता है, कम होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, समझे कि नहीं, इसके ब्याज का रेट जो होता है वो कम होता है, इस चीज को याद रखिए। चलिए, अमेरिका पूरे विश्व में राजनीतिक और अपना प्रभुत्व कैसे रखता है, बस में कि नहीं, यानी कि देखिए राजनीतिक पर अमेरिका जो है पूरे दुनिया में जो है राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व, अपना दबदबा कैसे रखता है। तो देखिए अपना दबदबा जो वो रखता है, अपना जो दबदबा वो रखता है दूसरे देश को सैन्य और आर्थिक सहयोग करके। यानी कि दूसरे देश, यदि मान लीजिए कि दो देश लड़ाई कर रहा है, दो देश क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो वो सैन्य मदद भी करता है, और देखिए यदि पैसा की जरूरत किसको है तो पैसा भी देता है, और जिसके वजह से दुनिया के हर एक देश पर उसका राजनीतिक क्या है, प्रभुत्व है। राजनीतिक क्या है, प्रभुत्व है, वह किसका है, अमेरिका का है। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत जो आयाम है इसकी पहचान किसने किया, तो इसकी पहचान आईएमएफ ने किया। कौन किया, आईएमएफ ने किया। इस चीज को याद रखिए, जिसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, क्या भारत आईएमएफ का सदस्य है, क्या भारत जो है आईएमएफ का क्या है, सदस्य है। एकदम भारत जो है आईएमएफ का क्या है, सदस्य है। कौन सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। कौन सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, आईएमएफ में कितने सदस्य हैं, तो आईएमएफ में जो है दुनिया के 190 देश जो है आईएमएफ के क्या है, सदस्य हैं। आईएमएफ के क्या है, सदस्य है दुनिया के कितना, 190। इसमें क्या होता है, देश की संख्या कभी बढ़ते रहता है और कभी क्या होता है, घटते रहता है। इस चीज को याद रखिए, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है, यूरोपीय जो संघ है, कौन सी है, यूरोपीय संघ, इसकी जो स्थापना 1900 कितना हुआ, 92 में। इसका मुख्यालय कहां अवस्थित है, तो आपको पता होगा इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहां पर है, ब्रुसेल्स में है। इस चीज को याद रखिए। इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो भारत में पहला नगर निगम 1688 में भारत में पहला नगर निगम की स्थापना की गई, और पहला नगर निगम का क्या नाम था, मद्रास। क्या नाम था, मद्रास। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारत में पहला नगर निगम का क्या नाम है, मद्रास। क्या नाम है, मद्रास है। क्या नाम है, मद्रास। कब इसकी स्थापना किया गया, 1600 कितना में, 88 में। और बताइए कि अपना बिहार में, अपना कौन सी बोले, अपना जो बिहार है, अपना बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, अपना बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो अपना बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, 19 है। क्या है, 19 है। इस बात को याद रखिए, अपना बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, 19 है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार में कितने नगर निगम है, बताइए बिहार में कितने नगर निगम है। तो यहां पर जितने भी ऑप्शन है वह कोई ऑप्शन सही नहीं है। आपको पता है कि बिहार में कितने नगर निगम है, तो आपको पता है बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, 19 है। इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लानिंग के साथ कौन चीज करना है, अपने जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को क्या करना है, बढ़ाना है, का विचार कहां से ग्रहण किया गया। तो यह जो है विचार अपना लोग कहां से लिए थे, सोवियत संघ से लिए थे। कहां से लिए थे, सोवियत संघ से लिए थे। और आपको पता है पंचवर्षीय जो योजना है अपना लोग इसी के तहत जो है पंचवर्षीय योजना का क्या किए थे, शुरुआत किए थे। ये पंचवर्षीय योजना का विचार भी अपना लोग कहां से लिए थे, सोवियत संघ से ही लिए थे। इस चीज को याद रखिए। कहां से लिए थे, सोवियत संघ से ही लिए थे। इस चीज को याद रखिए। चलिए देखिए अगला जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगला जो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिख रहा है, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनमें से किसको जो है सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए ये जो भारत रत्न का सम्मान अपना देश में देना शुरू हुआ, अपना देश में भारत रत्न का जो सम्मान है ये जो देना क्या किया शुरू हुआ, ये जो देना क्या हुआ शुरू हुआ, जानते हैं ये कब से देना शुरू हुआ, 1900 कितना से 54 से, 1900 कितना से 54 से। और सबसे पहले जो है 3 लोग को भारत रत्न मिला। कितने लोग को, 3 लोग को क्या मिला, भारत रत्न मिला। किसको किसको भारत रत्न मिला, तो देखिए पहला जो व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिला उसका नाम है सी राजगोपालाचारी। क्या नाम है, सी राजगोपालाचारी। सी राज गोपाला क्या मिला, चारी को मिला। उसके बाद देखिए जो आपको सर्वपल्ली राधा कृष्णन है इसको भी मिला, राधा कृष्णन को भी मिला, समझे कि नहीं, राधा कृष्णन को मिला। और आपको सीवी रमन, सीवी जो रमन है, सीवी कौन चीज है, रमन है। ये 3 आदमी को जो है पहली बार जो है भारत में जो है क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात समझ नहीं, भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इस चीज को याद रखिए। 3 आदमी को जो है यानी कि आपको भारत रत्न का क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, समझे कि नहीं। कितने लोग को, 3 लोग को कब किया गया था, 1900 कितना में, 54 में। तो यहां पर देखिए आपको सी राजगोपालाचारी भी है और आपको सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी भी है, समझे कि नहीं, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी भी है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, समझ गए।
कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर देखिए दोनों का नाम है, इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ गए? चलिए अगला देखिए क्या है। अब देखिए यहां पर क्या है, भारतीय जनसंघ की संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन किया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया है। कब किया है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यही जो है आपको भारतीय जनसंघ का ही नाम बदल करके अभी जो है कौन पार्टी बन रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी बना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1900 कितना में, 80 में। 1900 कितना में, 80 में। इस चीज को याद रखिए, 1900 कितना में, 80 में। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? 1960 में दो राज्य का निर्माण हुआ, एगो का नाम महाराष्ट्र है और एगो का नाम गुजरात है। एगो का नाम क्या है, महाराष्ट्र है, और एगो का नाम क्या है, गुजरात है। बताइए कि 1900 कितना में, 60 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो दो राज्य का, एक महाराष्ट्र और एगो गुजरात। एक महाराष्ट्र और एगो क्या, गुजरात है। दो राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। चलिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन, एक आयोग बना था, उसके आधार क्या था? देखिए राज्य का जो पुनर्गठन आयोग बना था, आयोग बना था, देखिए आयोग जो बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। बताइए कब बना था ये आयोग? आयोग बना कब था? तो आप कहिएगा गुरुजी 1953 में बना था। बताइए इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का क्या नाम था बताइए? तो आप कहिएगा गुरुजी फजल अली था। क्या नाम था? फजल अली था। और इन्होंने फजल अली जो है, ये फजल अली अपना रिपोर्ट कब पेश किया? तो ये रिपोर्ट पेश किया 1900 कितना में, 55 में। 1955 में रिपोर्ट क्या किया, पेश किया। ये रिपोर्ट पेश किया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। भाषा के आधार पर, भाषा के जो आधार है, भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। और देखिए कि 1956 में जो हुआ, एक कानून बन गया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी कि कानून बन गया। और इसके अंतर्गत, इसके कौन सी बोले, इसके अंतर्गत जो है, इस कानून के अंतर्गत आपको पता है 14 राज्य बना। काय गो राज्य बना? 14 राज्य बना। और काय गो केंद्र शासित बना, देश बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। तो 6 केंद्र शासित क्या बना, प्रदेश बना। 6 केंद्र शासित क्या बना, प्रदेश बना। इस बात को याद रखिए। कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। इस बात को याद रखिए। चीजें समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसे देशी रियासत को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका को क्या किया, निभाया? तो आपको पता है देशी रियासत को एक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल निभाया। कौन निभाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आपको पता होगा। और ये हमारे देश के प्रथम कौन से, गृह मंत्री भी थे। हमारे देश के प्रथम कौन मंत्री थे, गृह मंत्री भी थे। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना। और देशी मंत्रालय का, देशी जो क्या था, देशी जो मंत्रालय था, उस देशी मंत्रालय के वो अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए देखते हैं पंजाब के पुनर्गठन कब हुआ। पंजाब का पुनर्गठन देखिए, ये जो पंजाब राज है, इस पंजाब राज का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1900 कितना में हुआ, 66 में हुआ। 1900 कितना में, 66 में। चलिए देखते हैं क्या है। नागा नेशनल काउंसिल जो एक पार्टी था, एक संगठन था, एक कौन चीज था, देखिए एक कौन चीज हुआ करता था, ये संगठन था। और इस संगठन का नेता कौन था? तो इसका नेता का नाम है अगमी जापू फिजो। क्या नाम है इसके नेता का? नाम क्या है? आगा नेशनल काउंसिल का जो नेता है, उस नेताजी का नाम क्या है? अगमी जापू फिजो। क्या नाम है? अगमी जापू फिजो नाम है। इस बात को याद रखिए। समझ गए? अगमी जापू क्या होगा, फिजो नाम है। इस चीज को याद रखिए। चलिए मार्शल योजना क्या थी? ये मार्शल योजना कब आया जानते हैं आपको? ये योजना जो आया, ये योजना आया 1900 कितना में, 48 ईस्वी में। ये योजना लागू जो हुआ, लागू कब हुआ? 1948 में। घोषणा तो 1947 में ही हो गया, लेकिन लागू 1900 कितना में हुआ, 48 में हुआ। और इस योजना के तहत यह कहा गया, अमेरिका के द्वारा यह बात कहा गया कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था, यानी कि यूरोप के जो देश हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया, क्या हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसका जो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया, तो उसके अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को कौन सी करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, समझे कि नहीं, कौन सी करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो है मार्शल योजना की क्या करी गई, शुरुआत की गई। बात समझ कि नहीं, कौन योजना, मार्शल जो योजना है, इस मार्शल योजना का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। इस बात को आपको क्या करना, याद रखना। मार्शल योजना का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। OEEC की स्थापना कब हुआ? देखिए OEEC जो है, इसका जो स्थापना है, इसका स्थापना क्या हुआ, कब हुआ? तो इसका स्थापना आपको 1900 कितना में हुआ, 48 में। कितना हुआ, 1900 कितना में, 48 में। चलिए राजीव गांधी चीन की यात्रा पर कब गया? आपको पता है कि जब चीन से 1962 में अपना लोग को युद्ध हुआ, तब देखिए चीन से रिश्ता खराब हो गया। चीन से अपना लोग का जो रिश्ता है, रिश्ता क्या हो गया, रिश्ता क्या हो गया, खराब हो गया। और देखिए सबसे पहले यदि कोई
प्रधानमंत्री चीन का दौरा किया तो वह राजीव गांधी किया, और वह कब किया? 1988 में किया। कब किया? 1988 में जो है चीन का क्या किया? दौरा किया। इस चीज को याद रखिए। चलिए, दक्षिण यानी कि सार्क का स्थापना कब हुआ? बताइए, सार्क का स्थापना कब हुआ? एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, सार्क जो है, इस सार्क का स्थापना कब हुआ? तो आपको पता है सार्क का स्थापना 1900 कितना में हुआ? 85 में हुआ। 1900 कितना में? 85 में। सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क का मुख्यालय कहां है? और सार्क का जो है पहला अधिवेशन कहां हुआ? एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। समझे कि नहीं? एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सार्क का 8वां सदस्य, यानी कि बताए थे कि सार्क शुरुआत में काय गो देश था? 7 गो देश था, लेकिन अंतिम में एक देश बना, जिस देश सार्क का सदस्य बना, सार्क का सदस्य बना, जिसका नाम है अफगानिस्तान। जिस देश का नाम क्या? अफगानिस्तान। तब सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया? 8। क्या हो गया? 8। और 8वां सदस्य जो बना वो अफगानिस्तान बना। और कब बना सार्क का सदस्य? तो 2007 में। कब बना बाबू? तो 2000 कितना में बना? 7 में बना। इस बात को याद रखिए। कब बना? 2000 कितना में? 7 में बना। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ARF का पूरा नाम क्या है? तो आसियान रीजनल फोरम। क्या होता है? आसियान रीजनल फोरम इसका क्या होता है? नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? सार्क का मुख्यालय कहां अवस्थित है? जल्दी से बताइए, सार्क का मुख्यालय कहां अवस्थित है? बताइए जल्दी से आप कमेंट करके। सार्क जो है, इस सार्क का मुख्यालय कहां अवस्थित है? सार्क जो है, ये सार्क का मुख्यालय कहां है? तो आपने आपको बताया सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी कहां में है? काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी कहां पर है? काठमांडू में जो है सार्क का जो है मुख्यालय है। ये बात आप लोग को क्या होगा? पता है। समझे कि नहीं? ये बात आप लोग को क्या होगा? पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, खुले द्वार की नीति जो है चीन द्वारा कब स्वीकार किया गया? खुले द्वार की नीति। कौन द्वार की नीति? खुले द्वार। खुले द्वार की नीति का मतलब क्या होता है? आप लोग को पता होगा खुले द्वार की नीति का मतलब कोई भी देश जो है हमारे देश में आकर के फैक्ट्री लगा सकता है। समझे कि नहीं? कौन सी कर सकता है? फैक्ट्री लगा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी सामान का आयात निर्यात कर सकता है। समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कि कोई प्रतिबंध है, रुकावट है। समझे कि नहीं? देखिए, यानी कि आपको पता होगा, यानी कि रुकावट नहीं है, कोई भी देश से जो आयात निर्यात क्या कर सकता है? कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? खुले द्वार की नीति। इसको कौन सी कहते हैं? खुले द्वार की नीति। और देखिए, खुले द्वार की नीति जो है क्या किया, यानी कि ये जो है खुले द्वार की नीति चीन कब अपनाया? तो आपको पता होगा 1978 में अपनाया। कब अपनाया? 1978 में क्या हुआ? अपनाया। 1978 में क्या किया? अपनाया। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। समझे कि नहीं? आपको क्या करना है? याद रखना है। 1978 में क्या किया? अपनाया। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपको पता होगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को यूएनओ द्वारा, कौन सी द्वारा? यूएनओ द्वारा। आपको पता होगा यानी कि एक मानवाधिकार जो है, मानव के अधिकार को बचाने के लिए बातें कही गई, और मानवाधिकार दिवस उस दिन अपना लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। बस समझ रहे हैं? मानवाधिकार है वह मानवाधिकार दिवस क्या करते हैं? मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष अपना लोग कौन यानी कि कौन डेट को? तो आप कहिएगा गुरुजी 10 दिसंबर को। कौन दिसंबर को मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। इस बात को याद रखिए। बातें समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? बताइए। पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कब? 1900 कितना में? 1900 कितना में हुआ? 72 में। 1900 कितना में? 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। और ये किससे संबंधित है? आप कहिएगा गुरुजी पर्यावरण से संबंधित है। कौन चीज है? पर्यावरण से संबंधित है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी इजी है? देख रहे हैं ना हो कितना इजी इजी क्वेश्चन है? क्या आप लोग पूरा 100% बना दीजिएगा ना? किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, क्या आप जो है बोर्ड में कोई तरह का दिक्कत नहीं ना होगा? आप क्वेश्चन बना दीजिएगा ना? तो इसीलिए कहते हैं थ्योरी पर पूरा 100% फोकस रखिए। थ्योरी पर 100% फोकस रखिए। एक भी क्वेश्चन जो है आपका क्या होगा? नहीं छूटेगा। समझे कि नहीं? एक भी क्वेश्चन आपको क्या होगा? नहीं छूटेगा। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? कितने जो सदस्य हैं, कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इस बात को याद रखिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। आपको पता होगा कि देखिए राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या अभी है, सदस्यों की जो संख्या है राज्यसभा में, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है बताइए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकती है? तो आप कहिएगा गुरुजी 250 हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में सदस्य की संख्या कितना है? तो आप कहिएगा गुरुजी वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। कितना है? 245 है। जिसमें देखिए कुछ सदस्य जो है उसको निर्वाचित किया जाता है, कुछ ऐसे सदस्य हैं जिसको निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित करने का मतलब क्या हुआ? यानी कि चुना जाता है। कौन सी किया जाता है? चुना जाता है। और निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वह 233 है। कितना है? 233। और इसी निर्वाचित सदस्य में से कुछ सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कौन सी किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। और यह मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कितना सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को क्या करता है? मनोनीत करता है। इस बात को याद रखिए। कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12 सदस्य को क्या करता है? मनोनीत करता है। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या आपको यह बातें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। ये बात आप लोग को क्या होगा? पता होगा। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताइए, किसी तरह का आप लोग को दिक्कत तो नहीं है? सभी चीजें समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू। कौन चीज? पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम विदेश मंत्री थे। पंडित नेहरू हमारे देश के क्या थे? प्रथम विदेश मंत्री थे। इस बात को आपको याद रखना है। पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम क्या थे? विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री के साथ साथ प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे। इस चीज को याद रखिए। प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपको पता होगा कि भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का कौन? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। वह राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। यह बात आप लोग को क्या होगा? क्लियर है। क्या है? क्लियर है। बातें समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है जी? बताइए जल्दी से। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त तो आपको पता है ना, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस चीज को याद रखिए। और प्रधानमंत्री कौन चुना जाता है? बहुमत दल का नेता। प्रधानमंत्री किसको चुना जाता है? जो बहुमत दल होता है संसद में, जो बहुमत जो दल है, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के जो कौन सी होता है? नेता होता है। उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। और वो किसके द्वारा मनोनीत नियुक्त किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? पूरे राज्य का संविधान के अकॉर्डिंग अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का सर्वा कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। समझे कि नहीं? बताइए देश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? पूरा देश का संविधान के अनुसार सबसे ऊपर पद पर कौन है? तो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन पूरा देश में वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। क्या है? किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। उसी प्रकार देखिए कि राज्य जो है, उस राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन बताइए, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? तो आप कहिएगा गुरुजी मुख्यमंत्री के पास होता है। किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। इस चीज को याद रखिए। किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में किस तरह का दलीय व्यवस्था है? आपको पता होगा वैसा देश जहां पर एक ही दल चुनाव लड़ता है, एक ही दल शासन में रहता है, उसको एक दलीय कहते हैं। और वैसा देश जहां पर देखिए कि जिस देश में दो गो राजनीतिक दल रहता है, वही चुनाव लड़ता है, वही तो सरकार में बनाता है, कभी ये बनाता है कभी वो बनाता है, तो उसको द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश है जहां पर बहुत सारे राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। और आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल क्या करते हैं? एक साथ क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। और बहुत सारे राजनीतिक दल मिल करके क्या करते हैं? सत्ता में आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। इसको कौन दलीय व्यवस्था कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। तो अपना देश में कैसा व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। ये बात आप लोग को क्या होगा? पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो आपको पता होगा निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक कौन सी द्वारा? मंडल द्वारा। आप कहिएगा गुरुजी निर्वाचक मंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो निर्वाचक मंडल के अंतर्गत मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोकसभा के सदस्य आता है। लोकसभा के सदस्य आता है। राज्यसभा के सदस्य आता है। कौन सभा के सदस्य? राज्यसभा के सदस्य। और विधानसभा के सदस्य
सदस्य आता है, कौन सभा के, विधान जो सभा होता है, इस विधानसभा के सदस्य आता है और सभी के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी के सभी कौन सदस्य, निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, समझे कि नहीं, मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, समझे कि नहीं। ये तीनों को मिलाकर के निर्वाचक मंडल कहते हैं और यही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, इस चीज को याद रखिए। चलिए देखते हैं कि भारत की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, भारत की जो समस्त कार्यकारिणी शक्तियां हैं वह किसमें निहित है, तो वह राष्ट्रपति में निहित है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किसमें निहित है, राष्ट्रपति में क्या है, निहित है, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसको कहते हैं, वैसा राजनीतिक दल, देखिए वैसा राजनीतिक दल, वैसा राजनीतिक दल, वैसा क्या बोले, वैसा नीतिक दल, वैसा राजनीतिक दल जो पूरे देश में चुनाव लड़ता है, जो पूरे देश में क्या करता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव क्या करता है बाबू, चुनाव लड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं, जिसका प्रभाव पूरे देश में होता है। और वर्तमान में बताइए हमारे देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो आप कहिएगा गुरुजी 6 गो ना है, काय गो है, 6 गो है। और कौन कौन राजनीतिक दल है, एक बार जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसकी स्थापना 1900 कितना में हुआ, 80 में, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। क्या नाम है, बीजेपी। क्या नाम है, बीजेपी है, उसकी स्थापना कब हुआ, 1980 में हुआ, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, आपको पता है ना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूएनओ। और इस यूएनओ की स्थापना कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, इस यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर कब हुआ, 24 अक्टूबर 1900 कितना में हुआ, 45 में, 24 अक्टूबर 1945 में। और इस यूएनओ का भारत कब सदस्य बना, तो इस यूएनओ का भारत सदस्य बना 30 अक्टूबर को, कब बना, 30 अक्टूबर 1945 को बना, कब बना, 30 अक्टूबर 1945 को। आप लोग को डेट सहित याद रखना है, क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है बोर्ड में, समझे कि नहीं। और जिस क्वेश्चन पर पूरा 100% क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उसी क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर टिक करना है, समझे कि नहीं। काहे कि क्वेश्चन की संख्या क्या है, दोगुना है, क्या है, दोगुना है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग को मिस नहीं करने की जरूरत है, समझे कि नहीं। तो इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए 62 नंबर, कितना नंबर, 62 नंबर जो क्वेश्चन है, 62 नंबर जो क्वेश्चन है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया, तो अमेरिका 2003 में इराक पर आक्रमण किया था, इराक पर। और इराक का जो राष्ट्रपति है, इराक का जो शासक है, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रपति जो है जिसका नाम क्या है, सद्दाम हुसैन। क्या नाम है, सद्दाम हुसैन। क्या है यहां का राष्ट्रपति का नाम, सद्दाम हुसैन। इस सद्दाम हुसैन को क्या किया, हुसैन को सत्ता से बाहर कर दिया, सत्ता से क्या किया, सत्ता से बाहर कर दिया, इस चीज को आपको याद रखना है, सत्ता से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो शुरुआती दौर से, चलिए देखिए आवाज आ रहा है क्या, बढ़िया से जा रहा, आवाज बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए आज जो है थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, समझे कि नहीं, नेटवर्क इशू के होने की वजह से थोड़ा सा समस्या है, समझे कि नहीं, थोड़ा सा क्या है, समस्या है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, समझ गए कि नहीं। आप लोग को नेटवर्क का इशू है, उससे हड़बड़ाना नहीं है, पूरा अच्छा तरीका से क्या करना है, पढ़ना है, समझे कि नहीं। एक बार अच्छा तरीका से क्या करना है, पढ़ना है, इस बात को याद रखिए, समझे कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोले, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, आपको पता होगा कि यह यूएनओ संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, यूएनओ का एक अंग है, यूएनओ का अंग है, यूएनओ का अंग है, आपको पता होगा यूएनओ का कौन चीज है, अंग है। और आपको पता होगा कि ये जो है यूएनओ का जो अंग है, ये आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका काम क्या है, दुनिया में इसका काम क्या है बाबू, इसका काम यह है कि दुनिया में जो है, यानी कि कोई भी जो विवाद
विवाद होता है, कौन सी होता है, विवाद, विवाद, झगड़ा जो होता है उस झगड़ा का निपटारा करना, निपटारा करना, झगड़ा का कौन सी करना, निपटारा करना, इसका क्या होता है, ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यही काम है कि विवाद का कौन सी करना, निपटारा करना। और देखिए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना, इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं। और आपको पता है एक जज का कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। एक जज का जो कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष का होता है, 9 वर्ष का। और ये देखिए कि ये यूएनओ का जो एक ऐसा अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहां है, हेग में है। कहां पर है, हेग में है, इस बात को याद रखिए, जिसका मुख्यालय कहां है, हेग में है। बाकी 5 जो इसके अंग है सभी का मुख्यालय जो है अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, उसी शहर में है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या आपको ये बातें समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेक्जिट जो है किस देश से संबंधित है, तो वह इंग्लैंड से है। किससे है, इंग्लैंड से है। इस चीज को याद रखिए, कौन देश से संबंधित है, तो वह इंग्लैंड से है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, दक्षिण भारत का जो है सबसे बड़ा देश कौन है, दक्षिण भारत के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उस देश में सबसे बड़ा देश कौन है, तो उसमें सबसे बड़ा देश अपना भारत है। सबसे बड़ा देश कौन है, अपना भारत है। दक्षिण जो है आपको एशिया में जितने भी देश आते हैं सभी में से सबसे बड़ा कौन देश है, तो आपको पता होगा भारत है। इस बात को याद रखिए। चलिए, पंचशील निम्नलिखित में से किन 2 देशों द्वारा स्वीकार किया गया, तो बताइए पंचशील समझौता जो हुआ था ये आपको पता होगा 29 अप्रैल, कब हुआ था, 29 अप्रैल 1900 कितना में हुआ था, 54 में हुआ था। किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और किसके बीच हुआ था, चीन के बीच हुआ था। इस चीज को आपको याद रखना है। बताइए भारत की तरफ से सिग्नेचर कौन किए थे, चीन की तरफ से सिग्नेचर कौन किए थे, एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत और चीन के बीच हुआ था, लेकिन ये जो है सिग्नेचर कौन किए थे, एक बार जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसियान शैली क्या है, आसियान जो शैली है, ये आसियान शैली क्या है, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली को ही क्या बोलते हैं, आसियान शैली कहते हैं। क्या बोलते हैं, आसियान शैली। आपको पता होगा कि ये जो आसियान है ये एक क्षेत्रीय संगठन है। ये कौन संगठन है, यह भी एक क्या है, क्षेत्रीय कौन चीज है, संगठन है। और बताइए कि इस आसियान में कितने सदस्य देश हैं, तो शुरुआत में तो 5 गो था सदस्य देश, कितना था, 5 गो संस्थापक था, फिर 5 गो मिला, कै गो है, अभी टोटल जो है सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है। कै गो है, 10 गो है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए, भारत और चीन के बीच अपने कूटनीतिक जो संबंध कब स्थापित हुआ, वह 1900 कितना में हुआ, 50 में हुआ। कब हुआ, 1900 कितना में हुआ, 50 में हुआ। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। कब हुआ, 1900 बाबू कितना में, 50 में हुआ। इस बात को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, गलवान घाटी कहां अवस्थित है, बताइए गलवान घाटी कहां अवस्थित है, तो गलवान घाटी आपको लद्दाख में अवस्थित है। कहां अवस्थित है, लद्दाख में। गलवान घाटी कहां अवस्थित है, लद्दाख में क्या अवस्थित है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। कहां अवस्थित है, लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोले कि नेपाल में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कब स्वीकार किया गया। यानी कि देखिए नेपाल में पहले आपको पता है राजतंत्र हुआ करता था। कौन तंत्र हुआ करता था, राजतंत्र, यानी कि राजा द्वारा शासन चलाया जाता था। लेकिन यहां पर लोकतांत्रिक शासन का जो मांग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि जनता द्वारा शासन चलाया जाना चाहिए, इसकी मांग को कब स्वीकार किया गया, तो 1900 कितना में, 90 में। 1900 कितना में, 90 में। लेकिन ये कुछ ही दिन तक चला। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, ये जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हुआ, व्यवस्था कुछ ही दिन तक चला। लेकिन उसके बाद जो है फिर से जो है वहां पर राजतंत्र आ गया। फिर क्या हो गया, राजतंत्र आ गया। और फिर जो है राजतंत्र आने के बाद वहां पर संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक क्या रहा, संवैधानिक राजतंत्र रहा। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब तक रहा, तो संवैधानिक राजतंत्र आपको जो है 2000 कितना तक रहा, 6 तक रहा। 2000 कितना तक रहा, 6 तक रहा। लेकिन अभी वर्तमान में वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया है। वहां पर कौन चीज स्थापित हो गया है, लोकतंत्र क्या हो गया, स्थापित हो गया। इस चीज को याद रखिए। जो प्यारे बच्चों जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जो भी प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, कौन सा ऐसा कथन है जो इसमें सही नहीं है। तो देखिए क्या बोले कि शीत युद्ध जो है सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच एक प्रतियोगी था, एकदम था प्रतियोगी, मतलब ये कंपटीशन चाहता था। सोवियत संघ चाहता था कि पूरे दुनिया में हम आगे बढ़ जाएं, पूरे दुनिया में हम आगे बढ़ जाएं। और ये जो आपको अमेरिका चाहता था, ये चाहता था पूरे दुनिया में आगे हम बढ़ जाएं, बस पूरे दुनिया में आगे हम बढ़ जाएं, ये बात था। ये देखिए ये दोनों महाशक्ति के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। आपको पता है सोवियत संघ चाहता था पूरे दुनिया में मेरा विचारधारा अपनाया जाए, समाजवादी जो मेरा विचारधारा है, इस समाजवादी विचारधारा को अपनाया जाए। और देखिए
अमेरिका चाहता था पूंजीवादी विचारधारा को क्या किया जाए, अपनाया जाए, पूंजीवादी जो विचारधारा इसको अपनाया जाए। और देखिए ये दो महाशक्ति के बीच क्या था, लड़ाई था, एकदम बात सही था। इसने हथियारों की होड़ की शुरुआत किया, एकदम बात सही है, ये सब हथियार की होड़ की क्या किया, शुरुआत किया। दुनिया के देश सभी का देखिए हथियार रहेगा तभी अपना लोग क्या करेंगे, सुरक्षित रह पाएंगे, समझे कि नहीं, हथियार रखना शुरू किया। और देखिए क्या बोले, ये जो है सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे, ये बात गलत है। सीधा एक दूसरे पर कभी जो है अटैक नहीं किया, एक दूसरे पर इसमें ये शीत युद्ध में एक दूसरे पर जो है ये देश दोनों कभी अटैक नहीं किया, समझे कि नहीं, कभी अटैक नहीं किया, इस बात को याद रखिए, समझे कि नहीं। ये जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है और देखिए ये आपको सोवियत संघ है, तो अमेरिका का कोई यदि साथ दिया ये देश तो आकर के सोवियत संघ अगर धो देता था, समझे कि नहीं, या धो देता था। और देखिए यदि कोई देश है सोवियत संघ को साथ दिया, इसको पता चल गया तो ये यहां पर आकर के इसको धो देता था। डायरेक्ट आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ा, ये बड़ा चालाक आदमी है, ये सब बड़ा क्या है, चालाक आदमी है, इस बात को याद रखिए, समझ गए। चलिए आगे देखते क्या है। निम्न में से नाटो का सदस्य नहीं था, यानी कि कौन ऐसा देश है जो नाटो का क्या है, सदस्य नहीं है। तो नाटो आपको पता होगा कि ये अमेरिकी सेना है, ये कौन चीज है, अमेरिकी सेना का, अमेरिका की सेना जो है, इस अमेरिका की सेना का क्या है, गठबंधन है, सेना का कौन चीज है, गठबंधन है। आपको पता है इसकी स्थापना 1949 में किया था। तो आप बताइए सोवियत संघ तो नहीं होगा, सोवियत संघ नहीं होगा, बस समझ नहीं, सोवियत संघ नहीं होगा, इस बात को याद रखिए, समझे कि नहीं, कौन नहीं होगा, सोवियत संघ नहीं होगा, इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, बताइए जल्दी से, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। आपको पता होगा एक देश है जिस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी हुआ करता था जिसका नाम है बर्लिन, और बर्लिन के बीचों बीच, बात समझ नहीं, यानी कि एक दीवार खड़ा किया गया जिसका कहते हैं बर्लिन का दीवार, बर्लिन का क्या कहते हैं, इसको दीवार कहते हैं। और ये दीवार कब खड़ा किया गया, तो ये आपको दीवार खड़ा किया गया 1961 में, जिसके वजह से जर्मनी दो भागों में बट गया, एक पूर्वी जर्मनी और एक आपको पता होगा पश्चिमी जर्मनी, एक पूर्वी जर्मनी और एक कौन चीज, एक जो है पश्चिमी जर्मनी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। लेकिन बाद में जो है जर्मनी में जो ये बर्लिन का जो दीवार है इसको तोड़ दिया गया, 1989 में इस दीवार को तोड़ दिया गया। और इस दीवार की लंबाई बताइए कितना था, तो इस दीवार की लंबाई जो है लगभग आपको कितना था, 150 किलोमीटर था, कितना था, 150 किलोमीटर। और जैसे 1989 में बर्लिन का दीवार टूटा तो 1990 में, 1900 कितना में बाबू, 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, यानी कि ये जो आपको यानी कि जर्मनी है, ये जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो आपको कहना है 1900 कितना में, 90 में जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। कब हुआ एकीकरण, 1900 कितना में, 90 में, इस बात को याद रखिए, बातें समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, तो हमने आपको पहले बता दिया 1900 कितना में, 92 में, 1900 कितना में, 92 में, पहले से पता है ये 1900 कितना होगा, 92 होगा, इस बात को याद रखिए। 1900 कितना में रखा, 92 में रखा, यानी कि यूरोपीय समुदाय पहले नाम था, इसका नाम यूरोपीय संघ रख दिया गया। चलिए इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो वह हॉलैंड का था। किसका था, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था, तो आप कहिएगा गुरुजी हॉलैंड का था, इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, वर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा, आपको पता होगा म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा है, समझ गया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्या है, अफ्रीकी शब्द जो है अपार्थीड का मतलब क्या होता है, पृथकता होता है, क्या होता है, पृथकता होता है, इस चीज को याद रखिए, क्या होता है, पृथकता होता है, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इजराइल का स्वतंत्र राज्य का रूप अस्तित्व में कब आया, तो मई 1948 में। इजराइल जो है स्वतंत्र देश के रूप में कब आया, तो मई 1900 कितना में, 48 में आया, इस चीज को याद रखिए, मई 1900 कितना में आया, 48 में आया, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई, सेंटो जो है, ये सेंटो जो है, इस सेंटो की स्थापना किस वर्ष करी गई, तो सेंटो की स्थापना 1955 में हुआ। सेंटो की स्थापना कब हुआ, 1900 कितना में, 55 में, इस बात को याद रखिए। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है कितने लंबे समय तक चला, बताइए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ, तो आप कहिएगा गुरुजी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से लगातार 1900 कितना तक चला, 45 तक चला। 1939 से लगातार 1900 कितना तक चला, 45 तक चला। तो बताइए कितने साल तक चला, कितने साल तक चला, एक बार जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
कितने साल तक चला, इस चीज को आपको याद रखना है, कितने साल तक ये चला, तो आपको पता होना चाहिए 6 साल तक चला। कितने साल तक चला? 6 साल तक चला, इस चीज को याद रखिए। चलिए, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में क्या किया? ला दिया, विश्व राजनीति के केंद्र में। आपको पता होगा कि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण जो है बर्बाद हो रहा है, पर्यावरण क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। लोगों को सांस लेने में कितना दिक्कत हो रहा है वो आप जान रहे हैं, लोगों को सांस लेने में कितना दिक्कत हो रहा है वो चीजें आप जान रहे हैं। यानी कि पूरे जो है दुनिया में पर्यावरण प्रदूषित है, पूरे दुनिया में, पूरे कौन सी है? देखिए, पृथकता कहिए या अलग होना कहिए संतोष बाबू, दोनों बात क्या होता है? एक ही होता है, समझे कि नहीं? लेकिन सही जो मतलब वहां पर होगा वो पृथकता होगा, इसीलिए हमने ऑप्शन क्या मारा है? यानी कि सी मारा है। समझ गया कि नहीं? क्या मारा है? सी मारा है, इस बात को याद रखिए। देखिए, क्या है कि पूरे दुनिया में पर्यावरण प्रदूषित है और आपको पता होगा कि बहुत सारे चीजें हो रहा है। जैसे देखिए, ओजोन परत में छेद हो गया, आपको पता है ना? ओजोन परत में क्या हो गया? छेद हो गया, जिससे आपको पता है कि धरती पर पराबैंगनी किरण आ गया है। पराबैंगनी जो है, पराबैंगनी क्या हो गया? किरण आ गया, जिससे लोगों को शरीर में चर्म रोग होता है, दिनाय होता है, खुजली होता है, ये सब चीजें होता है। समझे कि नहीं? ये सब चीजें हो रहा है। तो अब एक बात आप बताइए, ओजोन परत जो है, ये छेद जो हुआ है, ये पर्यावरण प्रदूषित हुआ है तब ना हुआ है। लोग यहां पर क्या करता है? एसी का यूज करता है, लोग फ्रिज का यूज करता है, जानते कि नहीं? ये सब चीज से क्या होता है? सीएफसी गैस निकलता है और ये सीएफसी गैस जो है ऊपर जाता है, ओजोन परत में छेद कर देता है, जिससे पराबैंगनी किरण क्या आ जाता है? धरती पर आ जाता है। उसके बाद आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, कौन वार्मिंग? ग्लोबल जो है, ग्लोबल क्या हो रहा है? वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल क्या हो रहा है? वार्मिंग हो रहा है। आपको पता होगा कि ये जो धरती है, इस धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती का जो है, धरती का जो तापमान है ना, ये धरती का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, जैसे क्या बोले कि जैसे धरती का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो आपको पता होगा कि धरती का तापमान जैसे ही बढ़ता है तो ये जो पहाड़ है वह पहाड़ पिघलता है, और जैसे पहाड़ पिघलता है तो पानी जो होता है नदी में ज्यादा होता है, और वही नदी का पानी कहां जाता है? समुद्र में जाता है। कहां जाता है? समुद्र में जाता है। और समुद्र का जो लेयर है, समुद्र का जो पानी का स्तर है, वह स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, जिससे समुद्र के अगल बगल का जो इलाका होता है वह डूब जाता है। क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो पूरे दुनिया को पर्यावरण पर काम करने की क्या होती है? जरूरत है। समझे कि नहीं? पूरे दुनिया को काम करने की पर्यावरण पर जरूरत है। और ये किस सम्मेलन में जो है पर्यावरण को विश्व राजनीति, पूरे दुनिया की राजनीति में केंद्र में ला दिया? तो यह 1992 में। कब लाया? 1900 कितना में? 92 में। इस बात को याद रखिए, 1900 कितना में? 92 में। इस बात को याद रखिए। चलिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको पता होगा इस योजना आयोग, इसका जो स्थापना हुआ बाबू, इसका जो स्थापना हुआ, इसका स्थापना आपको पता होगा 15 मार्च। कब हुआ? इसका स्थापना 15 मार्च 1900 कितना को हुआ? 50 को हुआ। और ये काम क्या करता है? ये सरकार को सलाह देने की काम करती है। समझे कि नहीं? सरकार को सलाह देने की क्या करती है? काम करती है। सरकार को होता है इस प्रकार से आप काम कीजिए, समझे कि नहीं? इस प्रकार से काम कीजिए, तब देश का क्या होगा? विकास होगा। तब देश का क्या होगा? विकास होगा। और आपको पता होगा कि यही योजना आयोग है जो पंचवर्षीय योजना तैयार करता है। जो पंचवर्षीय योजना क्या करता है? तैयार करता है। 5 साल के लिए योजना बनाती है। और ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले कब से हुआ? 1951 से। कब से हुआ? 1951 से। और ये पंचवर्षीय योजना का विचार अपना लोग कहां से लाए? तो सोवियत संघ से लाए हैं। कहां से लाए हैं? सोवियत संघ से लाए हैं। इस बात को याद रखिए। और आपको पता होगा ये योजना आयोग जो है, इसके जो अध्यक्ष हुआ करता था, इसका अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। लेकिन मोदी जी, आपको पता होगा कि यह योजना आयोग को मोदी जी नाम बदल करके योजना आयोग को खत्म कर दिया, योजना आयोग को भंग कर दिया। भंग करने का मतलब खत्म किया। और यह खत्म कब किया मोदी जी? 2014 में। और योजना आयोग के जगह पर मोदी जी एक नया आयोग लाया है, जिस आयोग का नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग नाम है। इस बात को याद रखिए। और यह नीति आयोग, योजना आयोग 5 साल के लिए यानी कि सरकार का सलाह देता था, योजना बनाती थी। लेकिन यह नीति आयोग जो है 15 साल के लिए, कितने साल के लिए? 15 साल का क्या करता है? योजना बनाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2000 कितना में हुआ? 15 में हुआ। 1 जनवरी 2000 कितना में? 15 में नीति आयोग का क्या हुआ? स्थापना हुआ। समझे कि नहीं? नीति आयोग का क्या हुआ? स्थापना हुआ। इस चीज को याद रखिए। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 1900 कितना में? 50 में। 1900 कितना में? 50 में। इस बात को याद रखिए। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? तो आपको पता होगा 1951 में हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1900 कितना चला? 56 चला। और इसमें सबसे ज्यादा यदि किसी पर ध्यान दिया गया तो कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। समझे कि नहीं? कौन क्षेत्र पर ध्यान दिया गया? कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। क्योंकि भारत एक कौन प्रधान देश था? कृषि प्रधान देश था। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विचारधारा किस पर आधारित है? यानी कि विचारधारा पर आधारित है। आपको पता होगा
कि महात्मा गांधी शुरुआत से ही बोले हैं, महात्मा गांधी शुरुआती दौर से ही बोले हैं कि यदि आपको देश का अच्छा विकास करना है, बात समझ नहीं, देश का यदि आपको अच्छा विकास करना है, देश का बढ़िया तरीका से विकास करना है, तो आपको ग्राम पंचायत का निर्माण करना होगा। समझे कि नहीं, ग्राम पंचायत का क्या करना होगा, निर्माण करना होगा। और ये किसका विचारधारा है, ये गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का है, यानी कि ये गांधी दर्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए 85 नंबर, कितना नंबर, 85 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। सबसे पहले कौन नहीं कर पाया, तो सबसे पहले देखिए बीपी सिंह का नेतृत्व में एक जो है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। समझे कि नहीं, ये अपना कार्यकाल क्या किया, पूरा नहीं कर पाया। इस बात को याद रखिए। सबसे पहले यही बीपी सिंह की सरकार जो है, आपको पता होगा यही बीपी सिंह है जो ओबीसी लोग जो है, जो ओबीसी लोग हैं उसको 27% आरक्षण देने का क्या किया, काम किया। ये सरकार जो है अपना पूरा नहीं कर पाया, 5 साल पूरा सरकार को क्या किया, नहीं चला पाया। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अपना लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी। भारत में संयुक्त मोर्चा की सरकार 1900 कितना में बना, 96 में। भारत में संयुक्त मोर्चा की जो सरकार बनी वह 1900 कितना में बना, 96 में बना। इस चीज को याद रखिए, 1900 कितना में, 96 में। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद जो होता है, ये कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, बताइए। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी जो सदस्य है उसका कार्यकाल क्या होता है। आपको पता होगा ये सुरक्षा परिषद जो है ये यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ का क्या है बाबू, एक अंग है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का क्या है, एक अंग है, आपको पता होगा। दूसरी बात, यदि सुरक्षा के परिषद के बारे में कहा जाए तो सुरक्षा परिषद को जो है दुनिया का पुलिस कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस कहा जाता है। आपको पता होगा दुनिया का क्या कहा जाता है, पुलिस कहा जाता है। इस चीज को याद रखिए। और पता होगा सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितना होता है, तो आपको पता होगा सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या जो होता है वह 15 को सदस्य देश होता है। कितना देश होता है, 15 सदस्य देश। लेकिन इसमें कुछ ऐसे देश होते हैं जो अस्थायी होते हैं, अस्थायी सदस्य देश हैं। इसमें कुछ 15 में से कुछ ऐसे देश हैं जो अस्थायी हैं, यानी कि जो परमानेंट है। काय गो है, 5 गो जो है अस्थायी सदस्य देश हैं। और इसके पास अस्थायी सदस्य देश के पास वीटो पावर है। कौन पावर है, वीटो पावर है। इस चीज को याद रखिए। इसके पास कौन पावर है, वीटो पावर है। इस बात को याद रखिए। और देखिए 10 गो जो देश है वो अस्थायी देश है। कौन देश है, अस्थायी जो है वो अस्थायी इसके क्या है, सदस्य हैं। इस चीज को याद रखिए। कौन सदस्य है, अस्थायी सदस्य है। इस चीज को याद रखिए। और अस्थायी सदस्यों की जो कार्यकाल कितना वर्ष का होता है पता है, 2 वर्ष का। कितना वर्ष का, 2 वर्ष का होता है। इस चीज को याद रखिए। अस्थायी सदस्य जो है उस अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, मात्र 2 वर्ष का होता है। इस बात को याद रखिए। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो आपको पता चल गया सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य यदि बनेगा तो उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। इस बात को याद रखिए। बातें समझ में आ रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो एक बार जल्दी से थम्स अप कीजिए और लिखिए यस गुरुजी हम लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने मुख्य अंग है बाबू, तो आप कहिएगा गुरुजी 6 गो अंग है। काय गो अंग है, 6 गो क्या है, अंग है। जिसमें देखिए महासभा भी अंग है, आपको पता है कि सुरक्षा परिषद भी अंग है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी अंग है। लेकिन ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WTO जो है ये नहीं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको क्या बोलते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेष अंग नहीं है, मुख्य अंग नहीं है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक के रख सकती है। आपको पता है ना, वित्त विधेयक जो होता है, धन विधेयक या वित्त विधेयक, इस विधेयक में राज्यसभा को जो है ज्यादा शक्ति नहीं है। राज्यसभा को ज्यादा शक्ति नहीं है। शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास। किसके पास है, लोकसभा। यदि वित्त विधेयक मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया, और यदि वह कहां गया, राज्यसभा के पास गया, यदि वह कहां गया, राज्यसभा के पास गया, तो राज्यसभा को कितने दिन रखने की औकात है, मात्र 14 दिन। मात्र कितना दिन रख सकता है, मात्र 14 दिन रखने की औकात है। इस बात को याद रखिए। मात्र कितना दिन, 14 दिन इसको क्या कर सकता है, रख सकता है। इस चीज को याद रखिए। मात्र कितना दिन, 14 दिन रख सकता है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अपना लोग बढ़ते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ, बताइए जल्दी से।
पंचशील समझौता कब हुआ? आप लोग जो है डेट के साथ बोलेंगे, आप लोग डेट के साथ बोलेंगे, काहे कि आप लोग को पहले से डेट पता है। पंचशील समझौता कब हुआ? 29 अप्रैल। कब हुआ? 29 अप्रैल 1900 कितना को हुआ? 54 को हुआ। भारत और किसके बीच हुआ? चीन के बीच हुआ। भारत और किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ। और आपको पता होगा इसी समझौता के समय एक नारा लगा था, बताइए नारा क्या था? नारा क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी जो है भाई भाई का क्या लगा था? नारा लगा था। आपको पता होगा हिंदी चीनी भाई भाई का क्या लगा था? नारा लगा था। और यह समझौता कब हुआ? 1900 कितना में? 54 में। कब हुआ था? 1900 कितना में? 54 में। ये बातें पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अपना लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला जो 91 नंबर क्या है क्वेश्चन है, अगला कितना नंबर? 91 नंबर जो क्वेश्चन है उस 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से G77 का सदस्य है। G77 जो है विकासशील देशों का क्या है? विकासशील देशों का है। और इसकी स्थापना 1900 कितना में हुआ था? 64 में। कितना में हुआ था? 64 में। इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, संयुक्त राष्ट्र का जो है सबसे बड़ा अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितने अंग है? कितने अंग है? तो आपको पता है 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। इस 6 अंग में सबसे बड़ा जो अंग है वह आपको महासभा का है। किसका है? महासभा का। काहे कि महासभा में सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो आप कहिएगा गुरुजी महासभा में सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितना है? 193 जो है महासभा में सदस्य देशों की क्या है? संख्या है। ये जो है सबसे बड़ा क्या है? अंग है। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, चलिए देखिए क्या है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6 गो है। क्या गो है? 6 गो। बताइए अभी तुरंत बताएं, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इसके बारे में चर्चा है। बताइए शोषण के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार है, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 29 और कितना में है? 30 में है। बताइए धार्मिक जो स्वतंत्रता है ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर के कितना तक में? 28 तक में। अनुच्छेद 25 से लेकर के कितना तक में? 28 तक में। लेकिन बताइए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है जी? पहले था लेकिन अभी नहीं है। पहले था लेकिन अभी नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अभी नहीं है। संविधान में एक संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कौन अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार। कौन अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। इस बात को याद रखिए। क्या आपको यह बातें समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्या कीजिए, बताइए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सिक्किम जो है भारत का हिस्सा बना कब? 1975 में। 1900 कितना में? 75 में। और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। कौन राज्य बना? 22वां क्या बना? राज्य बना। इस चीज को याद रखिए। भारत का कौन राज्य बना? 22वां राज्य बना। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। कौन राज्य बना? 22वां राज्य बना। इस चीज को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार, अपना देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि मानव का कौन चीज है? मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए। मानवाधिकार आयोग का मतलब क्या है? मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए। मानव की जो अधिकार है, मानव की अधिकार की रक्षा के लिए। कौन सी की रक्षा के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1900 कितना में? 93 में। आपको पता है 1900 कितना में हुआ? 93 में। 1900 कितना में हुआ? 93 में हुआ। इस बात को याद रखिए। कब हुआ बाबू? 1900 कितना में? 93 में हुआ। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भारत में जो है प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो उसका नाम है वी नरहरि राव। क्या नाम है? वी नरहरि राव नाम है। इस चीज को याद रखिए। क्या नाम है? वी नरहरि राव था। कौन था? वी नरहरि राव था। इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अपना लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ। बताइए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद कितना के तहत होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होता है। और देखिए 1975 में 25 जून, याद रखिए डेट कब लगा था? 25 जून, डेट याद रखिए 25 जून 1975 में। 75 में जो है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का नाम बताइए जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया। क्या नाम है उसका? राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया। और देखिए कि ये जो है 25 जून 1975 में किया था। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लेडी सिंघम,
लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। और उसका नाम क्या है? तो आपको पता होगा, इंदिरा गांधी जी उस समय हमारे देश के क्या हुआ करती थी? प्रधानमंत्री हुआ करती थी। समझे कि नहीं? क्या हुआ करती थी? प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इसी समय जो है, उसी के समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ और संविधान में जबरदस्त विरोध हुआ। संविधान में जो है जबरदस्त संशोधन हुआ। जबरदस्त क्या हुआ? संशोधन हुआ। और आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो है इसी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, यही आपातकाल के समय हुआ था। और जो है इतना संशोधन हुआ तो कि इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। लघु संविधान, इसको लघु संविधान के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इस चीज को याद रखिए, समझे कि नहीं? लघु संविधान के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो नीति का जो है शुरुआत जो है कौन प्रधानमंत्री किया था? कौन प्रधानमंत्री किया था? तो उसका नाम है पीवी नरसिम्हा राव किया था। कौन किया था? पीवी नरसिम्हा राव किया था। इस बात को याद रखिए, समझे कि नहीं? कौन किया था? पीवी नरसिम्हा राव किया था। इस चीज को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोले कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन जीने का लोगों को क्या करता है? जीवन का अधिकार देता है। तो वह आपको अनुच्छेद कितना देता है? 21। अनुच्छेद कितना? 21। जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? 21 में है। इस बात को याद रखिए। कितना में है? 21 में है। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि भारत के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहते हैं अपना लोग, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी को किस देश से लिया गया है? बताइए, डीपीएसपी जो है किस देश से लिया गया? तो आप कहिएगा गुरुजी आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड। कौन देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग कितना में है? तो आप कहिएगा गुरुजी भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक में है? बताइए, डीपीएसपी के बारे में चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो 36 से लेकर के कितना तक में है? 51 तक में। 36 से लेकर के कितना तक में है? 51 तक में है। इस चीज को याद रखिए। और ये डीपीएसपी जो है लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी जो राज्य है, इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की क्या करता है? बात करता है। स्थापना की क्या करता है? बात करता है। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। तो बताइए, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। इस बात को याद रखिए। क्या आपको ये बातें समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग को ये बातें समझ में आ गया? किसी तरह का दिक्कत तो नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। और एक बार आप बताइए कि आप लोग का 100 में से 100 में कितना ऐसे बच्चे हैं जो 100 में 100 क्या की है? बना लिए हैं। बस में 100 में 100 क्या की है? बना लिए हैं।